कैसे हो बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल नेक्स्ट क्लासेज में। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 12th फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। और एग्ज़ाम का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम लोग इस 2 महीना जो बचा हुआ है उसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन हम लोग का एक प्रैक्टिस सेशन आएगा जिसमें हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे हर एक सब्जेक्ट का। आप लोगों को कम्युनिटी में एमसीक्यूज दिया जाता है, वहाँ पे आप लोग वोटिंग कीजिए, कमेंट कीजिए और वहाँ पे आप लोग जाइए अपना आंसर दीजिए ताकि आप लोग को पता चले कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और उससे आप लोग को प्रैक्टिस बना रहेगा। तो बच्चा पार्टी इस सेशन में बने रहिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। तो हम लोग फिजिक्स का जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये सब जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इसकी विवेचना करें। विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण है वो लेज का नियम जो है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का लेज के नियम जो कि क्या करता है, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को पालन करता है, उसकी विवेचना करना है। तो इसका आंसर देखते हैं। जब चुंबक को किसी लूप के नज़दीक या लूप से दूर ले जाया जाता है, कोई भी मान लीजिए ये चुंबक है, मान लीजिए ये लूप है, तो इसके नज़दीक या फिर इससे किया जाता है, दूर लेकर के जाया जाता है, तो लूप में विद्युत धारा प्रेरित होती है। लूप में क्या होता है, विद्युत धारा जो होती है वो प्रेरित होती है, उत्पन्न होती है। अतः लेज के नियम से प्रेरित धारा उत्पन्न होने का कारण, अतः लेज के नियम से जो प्रेरित होती है विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण जो है वह यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है, जब चुंबक को लूप के नज़दीक या उससे दूर ले जाया जाता है तो क्या होता है, लूप में जो विद्युत धारा प्रेरित होती है वह लेज के नियम से प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने भी पहले आप लोगों ने ट्राई किया होगा कि आप लोग के पास चुंबक देखे होंगे, गोल कलर का होता है, मतलब गोल शेप का होता है, किसी भी एंगल का होता है, उसको तोड़ करके समपाट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने वो सब तो किया ही होगा। आप लोगों ने किया होगा कि एक चुंबक को जब दूसरे चुंबक से कनेक्ट करते हैं तो चुंबक एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाता है, यानी खींचा हुआ चला जाता है। अगर दूर करेंगे तो मतलब एक दूसरे से विकर्षित हो जाता है। क्या होता है, विकर्षित यानी दूर चला जाता है। वही इस नियम में बोला गया है। लोहा चुंबक से हम लोग किसी भी लोहे को आकर्षित या मतलब विकर्षण कर सकते हैं, अट्रैक्शन या फिर जो है विकर्षण कर सकते हैं, क्योंकि जो चुंबक होते हैं वो लोहा को खींचता है अपनी ओर, चाहे वो पैसे का सिक्का हो या फिर कोई भी लोहा का पार्ट हो, वो खींचता है। जैसे आप लोगों ने किया होगा, मतलब जहाँ पे लोहा बनते हैं वहाँ पे जो लोहे का चूर्ण होता है, छोटा छोटा आकार सा, बहुत छोटा छोटा आकार सा, तो उसको जो उससे भी कुछ काम किया जाता है। तो उसको काम करने के लिए क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कैसे करेंगे, हाथ से तो उठा नहीं सकते। और फिर वैसे भी मिट्टी में हम लोग को कैसे पता चलेगा कि उसमें कितना जो है वह लोहा का चूर्ण है, तो उसके लिए वहाँ पे चुंबक का यूज किया जाता है। चुंबक को वहाँ पे सटाएंगे तो चुंबक जो है वह आकर्षित हो जाता है चुंबक की ओर, जो लोहे का कण होते हैं वो आकर्षित हो जाता है। तो इसमें बोला गया है कि जो चुंबक होते हैं उसको किसी लूप के नज़दीक ले जाया जाता है या फिर उससे दूर ले जाया जाता है, तो लूप में विद्युत धारा प्रेरित होती है। क्या होती है, विद्युत धारा जो होती है वो प्रेरित होती है। लेकिन जो अतः इसमें लेज का नियम जो होती है वो प्रेरित उत्पन्न धारा होने के कारण, जब ये प्रेरित हो जाता है, धारा प्रेरित हो जाता है, इसके होने के कारण यानी प्रेरित होने के कारण जो है वो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। एक यांत्रिक ऊर्जा का दूसरी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होना ही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। आप लोग को पता होगा कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत जो है मतलब लेज के नियम जो है वो
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ये आप लोग क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। लेकिन ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं? तो एक यांत्रिक ऊर्जा का दूसरे विद्युत ऊर्जा में चेंजेस, परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बोलते हैं। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का नियम लेज नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण होने से क्या हुआ कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण हुए, जो लूप से दूर जाने के बाद उसमें विद्युत धारा प्रेरित हुआ। प्रेरित होने के बाद जो लेज के नियम है वो प्रेरित धारा होने के कारण, जब धारा प्रेरित हो गया उसके कारण वो क्या हुआ, वो जो है वह चेंज हो गया, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, चेंजेस हो गया, परिवर्तन हो गया उसमें। इसी परिवर्तन को, ये जो परिवर्तन है उसी को ही हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। और इसलिए इसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो लेज नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। जैसे कि आप लोग जो है, मान लीजिए एक सिटी में हम लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस करना हो तो क्या वहाँ के सरकार की बात सुनते हैं। सेम उसी प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो लेज का नियम होता है वो क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, नियमों का पालन करता है। कोविड-19 में हम लोग को कहा गया था कि हम लोग को मास्क लगा के चलना है, सैनिटाइजर, तो उस समय हम लोग सरकार की बात माने, यानी हम लोग सरकार की बात की पालन कर रहे हैं। सेम इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में बोला गया है। तो लेज के नियम जो है वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गामा किरण के उत्पत्ति समझाइए। गामा किरणें की जो उत्पत्ति होती है उसको समझाना है। तो चलिए देखते हैं। अस्थायी नाभिक को न्यूनतम ऊर्जा होती है। अस्थायी जो नाभिक होती है उसको न्यूनतम ऊर्जा होती है, तो वह घात अवस्था में होता है। क्या होता है? वो घात अवस्था में होता है। जब इस पर अधिक ऊर्जा वाले कण द्वारा बमबारी की जाती है, मतलब इस पर जो अत्यधिक ऊर्जा होती है, जिसके अंदर जो होती है वो ज़्यादा पावर होती है, उसके द्वारा जो बमबारी की जाती है, बमबारी जो किया जाता है, तब यह जो है उत्तेजित हो जाता है। क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित नभ जब आध यानी फिर मूल अवस्था में आता है तब गामा किरणें की उत्पत्ति होती है। उत्तेजित जो नाभिक होती है जब वो मूल अवस्था में आता है तो इसमें क्या होता है? गामा किरणें की उत्पत्ति होती है, गामा किरणें बनने लगती हैं। गामा किरणें की उत्पत्ति एक नाभिकीय गुण है। गामा किरणें की उत्पत्ति क्या है? एक नाभिकीय गुण है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि गामा किरणें की उत्पत्ति को समझाना है। तो गामा किरणें की उत्पत्ति कैसे होती है? जब उत्तेजित नाभिक जो है वह मूल अवस्था में आता है तो गामा किरणें बनती हैं, उत्पत्ति होती है। और ये जो उत्पत्ति है गामा किरणें की उत्पत्ति, यह एक नाभिकीय गुण है। तो इस क्वेश्चन का भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रेरक गुणांक की बीमा है। तो सबसे पहले इसका ऐसे ही मात्रक देखते हैं। तो प्रेरक गुणांक यानी एल का ऐसे ही मात्रक होता है वेबर फेरे एम्पियर होता है। क्या होता है? वेबर फेरे एम्पियर। तो जिसे हम लोग हेनरी कहते हैं। तो 1 हेनरी बराबर जो होता है 1 वाट एम्पियर प्रति एम्पियर। ये जो हो गया 1 वेबर प्रति एम्पियर ये होता है। और इसकी बीमा जो हो जाएगी वो हो जाएगी mL/T²A², ये हो जाएगी इसकी बीमा। तो बीमा बताना था, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो हम लोग ऐसे ही मात्रा के साथ साथ बीमा लिख सकते हैं, तो आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 में पूछा गया, संवहन वेग को समझाइए। संवहन वेग और विद्युत धारा से संबंध क्या है? तो हम लोग को संवहन वेग को समझाना है। तो चलिए सबसे पहले संवहन वेग को समझाते हैं। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर मतलब विभव में अंतर, विभव में डिफरेंस होता है। जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर होती है, विभवांतर आरोपित करते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर लगभग जो है और 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड, क्या है 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया कि संवहन वेग को समझाइए। तो संवहन वेग को समझाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या, जब किसी चालक को सिरों के बीच विभवांतर पर आरोपित करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न यानी लो विभव से लेकर के क्या होता है वह हाई विभव की ओर लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति करने लगते हैं। लेकिन गति के दौरान ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन आयनों आदि से क्या होते हैं, टकराते हैं। गति के दौरान जो है वह एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं, टकराते हैं, जिससे इसका वेग घट जाता है। ये तो पहले रहता है 10⁵ और घट कर क्या हो जाता है 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है।
इलेक्ट्रॉन के इस निश्चित एक दिशीय गति को ही क्या बोलते हैं, संवहन वेग बोलते हैं, ड्राफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो संवहन वेग तो पता चल गया, अब संवहन वेग और विद्युत धारा के बीच का संबंध बताना है। तो माना कि जो किसी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ए है। ये जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, ए है, तथा इससे होकर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग वीडी के समय में चालक को पार करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वह क्या है, जो वीडी से समय में चालक को पार करते हैं। अतः जो चालक की लंबाई होती है एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर वीडी इंटू टी। ये जो है वो ये हो जाएगा, जो अतः चालक की लंबाई क्या हो जाएगी, एल बराबर वीडी इंटू टी। यदि मूल मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व n एवं प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों का आवेश जो है वह e हो, तो चालक में विद्युत आवेश होगा। तब हम लोग के पास पता है क्या होगा, तब हम लोग के पास जो आ जाएगा q बराबर n AL E। तो NALE, तो AL के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब n के जगह पर NE, A VD आ जाएगा हम लोग के पास, VD और TE आ जाएगा। तो TE आ जाएगा। इसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है वो हम लोग एक E हटा देंगे, तो हम लोग के पास जो है वो क्या आ जाएगा, NEAVDT। जिस प्रकार से हम लोग को पता है कि I बराबर जो होता है Q/T होता है, आवेश बाई टाइम होता है, तो उसी प्रकार से Q का मान कितना है, NEVDT। तो हम लोग लिखेंगे NEAVDT बटा में जाएगा टाइम कटा, तो हम लोग के पास जो आ गया NEAVD, इतना बचा। तो हम लोग के पास ये आया। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था हम लोगों ने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं। वाटहीन धारा से क्या समझते हैं, एक नंबर हम लोग का गैप हो गया है। तो वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं वो पूछा गया है। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता है तथा परिपथ में प्रतिरोध क्या है, R शून्य है, तो परिपथ में धारा को प्रवाहित होगी, परंतु व्यय हुई औसत शक्ति शून्य होगी, अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होगा। इसमें बोला गया वाट समझते हैं। तो यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता है, किसी परिपथ में सिर्फ शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध धारिता है तथा परिपथ में जो प्रतिरोध है R शून्य है, तो परिपथ में जो है वह धारा तो प्रवाहित होगी, लेकिन क्या होगा, लेकिन उसमें व्यय हुई औसत शक्ति जो हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी, अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होगा। परिपथ की इस धारा को ही क्या बोलते हैं, वाटहीन धारा बोलते हैं। वाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या हो जाता है, cos थीटा बराबर 0 होता है। तो वाटहीन धारा से क्या समझते हैं, तो हम लोग को समझ में आ गया कि यदि किसी परिपथ धारा में जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो केवल सिर्फ क्या होता है, शुद्ध प्रेरकत्व तथा शुद्ध जो है वो क्या होता है, धारिता, तथा परिपथ में जो प्रतिरोध होता है वो R शून्य है, तो परिपथ में धारा जो प्रवाहित होगी धारा जो प्रवाहित होगी, परंतु धारा तो प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन उसमें व्यय हुई जो औसत शक्ति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, अर्थात उसमें परिपथ में ऊर्जा का क्षय नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा पूरा। तो इस प्रोसेस के ही हम लोग बोलते हैं धारा को वाटहीन धारा, और इसकी शक्ति गुणांक cos थीटा बराबर 0 होता है। तो ये जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विस्थापन धारा क्या है। संधारित्र युक्त परिपथ में संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र समय के साथ निरंतर परिवर्तित होता रहता है और इसके कारण प्लेटों के बीच एक विद्युत धारा बहती है जिसका मान चालन धारा के ठीक बराबर होता है। इस धारा को क्या बोलते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, तो संधारित्र युक्त परिपथ में जो संधारित्र के प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं, मतलब समय के साथ जो होता है वह निरंतर चेंजेस उसमें आती रहती है, समय के साथ उसमें चेंजेस आती रहती है, परिवर्तन होता रहता है निरंतर, ये रुकता नहीं है, मतलब कंटिन्यू होता रहता है। इसके कारण प्लेटों के बीच एक विद्युत धारा बहती है। इसके कारण क्या होता है, प्लेटों के बीच एक विद्युत धारा बहती है जिसका मान जो है वह चालक धारा का ठीक बराबर होता है। इसे ही बोलते हैं धारा को विस्थापन धारा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोक कुंडली अथवा मोटर प्रवर्तक के उपयोग समझाइए। तो चोक कुंडली उच्च प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध के कुंडली को चोक कुंडली कहा जाता है। उच्च यानी हाई प्रेरकत्व तथा नगण्य प्रतिरोध के कुंडली को क्या बोलते हैं? चोक कुंडली बोलते हैं, जिसका व्यवहार बिना किसी विद्युत ऊर्जा के नष्ट किए ही किसी धारा की शक्ति को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका व्यवहार, इसका यूज जो है वो क्या होता है कि ये बिना किसी विद्युत ऊर्जा को नष्ट किए, मतलब बर्बाद किए, ख़त्म किए, किसी धारा की शक्ति को कम कर देता है। इसका जो क्वालिटी होता है वो ये होता है, क्योंकि इसमें शक्ति का उपयोग शून्य के बराबर होता है। इससे शक्ति का उपयोग कैसा होता है? शून्य के बराबर होता है, यानी 0 के बराबर होता है। तो ये चोक कुंडली था। अब हम लोग देखते हैं मोटर प्रवर्तक। यह जो है वह एक उच्च प्रतिरोध है जिसे दृष्ट धारा मोटर की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये जो है वो क्या है? एक उच्च प्रतिरोध है जिससे दृष्ट धारा मोटर की कुंडली के साथ क्या होता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिसे मोटर स्टेटर जो है करते समय प्रारंभ में जब मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल शून्य होता है, जब मोटर की कुंडली से होकर अति उच्च धारा नहीं प्रभावित हो सके, अन्यथा ये जो है वह कुंडली के जलने का भय रहता है। तो मोटर प्रवर्तक में क्या होता है? यह एक उच्च प्रतिरोध है। ये क्या है? हाई प्रतिरोध है, जिससे दृष्ट धारा मोटर की कुंडली के साथ, मतलब ये उच्च धारा प्रतिरोध है, इसको जो है वह दृष्ट धारा मोटर की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जिससे मोटर स्टार्ट करते समय जब इसको लगाया जाता है श्रेणी क्रम में, तो मोटर स्टार्ट करते समय जो होता है प्रारंभ में, जब मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल शून्य होता है, जब इसको स्टार्ट करते हैं उस समय जो मोटर होती है उसमें विद्युत वाहक जो बल होती है वो शून्य होती है। तो मोटर की जो कुंडली होती है उससे होकर अति उच्च धारा नहीं प्रभावित हो सकती है। इस अवस्था में जो है वो कुंडली जलने का भय रहता है। यही जो है वह मोटर प्रवर्तक है। तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, चुंबकीय फ्लक्स की विमा एवं एसआई मात्रक है। तो इसकी एसआई मात्रक वेबर है और इसकी विमा जो है वह mL²T-2 और A-1, ये जो है वह A-1 है। तो ये जो है वह क्या है? हम लोग का विमा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को लिखना है। विद्युतीय नेटवर्क के लिए किरचॉफ के दोनों नियम को लिखना है। तो चलिए निम्न है इसके नियम देखते हैं। प्रथम नियम में जो होती है, चालकों के जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात सिग्मा L बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो पहला नियम क्या है? चालकों के जाल में किसी बिंदु पर मिलने वाले, कोई भी बिंदु उस पर मिलने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है, 0 होता है, अर्थात सिग्मा L बराबर 0 होगा। दूसरा नियम जो है वह ये कहता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग से यानी हर एक भाग से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो ये जो है पहला नियम तो शून्य हो जाता है, दूसरा जो होता है बीजगणितीय योग जो होता है वह लगे कुल विद्युत वाहक बल के इक्वली हो जाता है, यानी बराबरी हो जाता है। तो ये दो नियम थे किरचॉफ के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें और इसका एसआई मात्रक लिखे। तो इसको जो है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं वो देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश है तथा दोनों आवेश के बीच के, मान लीजिए ये आवेश और ये आवेश है, इसको प्लस मानते हैं, इसको माइनस मानते हैं, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, जो दूरी हो जाती है, इसे ही क्या बोलते हैं? गुणनफल के बराबर जो होता है उसे ही बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। और इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। इसका ऐसे मात्रक जो हो जाएगा कूलॉम इंटू मीटर। क्या हो जाएगा? कूलॉम इंटू मीटर। तो ये भी हो चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य बताइए।
समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य पूछा गया है। तो दूसरे प्लेट आकार को स्थिर रखते हुए यह पहली प्लेट के विभव को कम कर देती है। जो दूसरा प्लेट होता है वो स्थिर रहता है, मतलब एक ही जगह जो होता है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। और ये जो है वो क्या होता है, पहली प्लेट के विभव को कम कर देता है। क्या करता है, कम कर देता है। अतः उसी विभव पर अत्यधिक आवेश संचित हो जाते हैं। तो दूसरी प्लेट का कार्य क्या है, ये जो है वो पहली प्लेट के विभव को कम कर देता है, ये इनका कार्य है। अतः उसकी विभव पर अत्यधिक आवेश संचित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सन के दो उपयोग लिखें। सन के दो उपयोग पूछा गया है। तो सन के दो उपयोग जो है वह ये हो जाएंगे कि इसके उपयोग से सुग्राही विद्युत धारा मापी या फिर गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाया जा सकता है। सन का जो पहला उपयोग हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाया जा सकता है या फिर इसके उपयोग से सुग्राही विद्युत धारा मापी किया जा सकता है। और दूसरा जो हो जाएगा, सन के उपयोग से धारा को विभक्त किया जाता है, ये हो गए। तथा सन के मान को बदलकर धारा मापी के परास में बढ़ाया जाता है। तो ये इनके दो उपयोग है कि पहला तो गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाया जा सकता है और दूसरा जो हो जाएगा, सन के उपयोग से धारा को विभक्त किया जा सकता है तथा सन के मान को बदलकर धारा मापी के परास को बढ़ाया जा सकता है। तो सन के दो नियम हैं। चलिए मंडोलन की परिभाषा देखते हैं और इसके प्रकार। तो मंडोलन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन पहले जानते हैं कि मंडोलन किसे कहते हैं। निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नलों को अधिक दूरियों तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रेषित पर निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नलों की सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है जो सूचना के वाहक की भांति व्यवहार करती है। इस प्रक्रिया को ही मंडोलन कहते हैं। मंडोलन किसे कहते हैं, तो निम्न आवृत्ति मतलब लो आवृत्ति के जो मूल सिग्नल होते हैं उसको अत्यधिक दूरी पर प्रेषित नहीं किया जा सकता है। इस प्रेषण पर निम्न आवृत्ति के संदेश सिग्नल के सूचनाओं को किसी उच्च आवृत्ति की तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है जो सूचना के वाहक की भांति व्यवहार करती है। इस प्रक्रिया को ही मंडोलन कहते हैं। मंडोलन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पहला आयाम, दूसरा कला और तीसरा आवृत्ति मंडोलन। क्या होते हैं, मंडोलन 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, आयाम मंडोलन, कला मंडोलन और आवृत्ति मंडोलन। तो ये जो क्वेश्चन थे आज के सेशन में, ये सब जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सब जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के सेशन में यही देखने वाले थे हम लोग। और ये सब जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस पे, तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस में लीजिए ताकि आप लोग को अच्छे मार्क्स मिल सके। MCQs का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। पहले हम लोग हिंदी का पूरा कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग व्याकरण कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सिर्फ MCQ सेशन देखने वाले हैं। ये जो पूरा नवंबर है उसमें हम लोग जो बाकी जो चैप्टर बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है वो अगले महीने से हम लोग का जो है सिर्फ प्रैक्टिस सेशन होगा। और आप लोग को कम्युनिटी में भी क्वेश्चन दिया जाता है, वहाँ पे आप लोग जाइए और वहाँ पे वोटिंग कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज का सेशन इतना ही। धन्यवाद।